हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साक्षी आर्या। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 5 के आगे वाले सेक्शंस के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने जो क्लास 5 में पढ़ा था सेक्शन 67 तक पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ते हैं सेक्शन 68 से, जिसमें हम पढ़ेंगे कौन से पार्ट के बारे में। हम पढ़ेंगे ऑफ सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उससे अगर पार्टीज़ के बीच में जो रिलेशन क्रिएट होते हैं उनकी रिजेम्बलेंस क्या होगी, उनके इफ़ेक्ट के बारे में हम सेक्शन 68 से पढ़ेंगे। क्लेम फॉर नेसेसिटी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन हिज अकाउंट्स इफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू एन अकाउंट्स एंड वन ऑफ इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन। इसमें बताया गया है अगर कोई व्यक्ति है जो कि क्लेम करता है, वो पर्सन क्या है, इनकेपेबल है और उसको क्या है, नेसेसिटी सप्लाई की जाएंगी अनदर पर्सन से उसके अकाउंट्स पर। तो इसमें कैसे डिफाइन किया गया है इस सेक्शन को, इफ़ ए बाउंड है उसको सपोर्ट करने के लिए, सप्लाई करने के लिए अनदर पर्सन को विथ नेसेसिटी सुटेटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ एंड द पर्सन हु हैज़ furnished such supply is entitled to reimbursed from the property of incapable person। इसमें लाइफ की कंडीशन से रिलेटेड एंड द पर्सन जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को करते टाइम उसको सप्लाई करता है उसकी नेसेसिटी या फिर जो असेंटियल सोर्सेज को, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो एंटाइल्ड होगा रिम्बर्समेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इनकेपेबल पर्सन। अगर इनकेपेबल पर्सन है, कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए वो इनकेपेबल है, तो उस बेस पे अगर उसकी कोई स्टेट है या प्रॉपर्टी है तो उसमें से वो क्या है, रिम्बर्समेंट वो पर्सन ले सकता है जो उसको सप्लाइड करता है। ठीक है, सेक्शन 68 में हमने ये पढ़ा है। आगे हम इसके इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इलस्ट्रेशन ए में बताया है ए सप्लाई बी ए लुनेटिक विथ नेसेसिटी सुटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ, ए इज एंटाइल्ड टू रिम्बर्स फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। इसमें वही बताया है एक लुनेटिक पर्सन है जो कि नेसेसिटी उसको सुटेबल की गई है ए के द्वारा। ठीक है, तो ए क्या एंटाइल्ड है रिम्बर्समेंट लेने के लिए बी की प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब सेकेंड इलस्ट्रेशन में हमें बताया है ए सप्लाई करता है द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ बी। तो क्या है, बी के बच्चों और वाइफ को, तो उस केस में बी क्या है, लुनेटिक है, तो वो क्या है, उस बी की प्रॉपर्टी से रिम्बर्समेंट ले सकता है। ठीक है, सेक्शन 69 में हम पढ़ते हैं रिम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर एंड इन पेइंग ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। रिम्बर्समेंट उस व्यक्ति को रिम्बर्समेंट कब दिया जाएगा, अगर वो मनी कोई ड्यू है, मतलब दो पार्टीज के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर एक पार्टी उस पेमेंट को देने में इनकैपेसिएट है, तो उस कंडीशन में अगर दूसरी पार्टी उसकी पेमेंट करती है तो वो रिम्बर्समेंट ले सकती है जो कि मनी ड्यू है उस दूसरे व्यक्ति के द्वारा और जिसमें कि वो इंटरेस्टेड है। ठीक है, इसमें ये बताया है ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी, अगर कोई व्यक्ति मनी का पेमेंट करने में इंटरेस्टेड है विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, जिसमें क्या है, दूसरा पर्सन क्या है, दूसरी पार्टी बाउंड है पे करने के लिए उस दूसरे व्यक्ति को, हु देयरफॉर पे इज, तो वो बाद में क्या है उसको पे करेगा और एंटाइल टू रिम्बर्समेंट, और उससे क्या है, रिम्बर्स ले लेगा। ठीक है, सेक्शन 69 में हमें ये बताया है। आगे में हम पढ़ते हैं बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल ऑन ए लीज ग्रांटेड बाय ए द जमींदार एंड, पास एक लैंड है बंगाल में जो कि लीज पर ग्रांटेड है, किसके द्वारा, ए के द्वारा, एक जमींदार के द्वारा, और जिस पर की रेवेन्यू पेएबल है ए के द्वारा, किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है, उस लैंड को एडवर्टाइज करती है सेल करने के लिए, तो उस केस में क्या है, उस रेवेन्यू लॉ के अंतर्गत उस सेल को लीज के एनलमेंट पर बी क्या है, बी उस सेल को प्रिवेंट कर सकती है, और उस केस में क्या है, ए इज बाउंड टू मेक गुड टू द बी एंड द अमाउंट सो पेड। एक क्या है, ए उस चीज में बाउंड हो जाएगा बी के लिए पे करने के लिए। ठीक है, 3 में पढ़ते हैं हम ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट। इसमें क्या है, उस व्यक्ति के ऑब्लिगेशन जो कि नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट पर अगर कोई एन्जॉयमेंट लेता है बेनिफिट्स का, तो उसके ऑब्लिगेशन क्या होंगे। इफ़ एनी पर्सन, अगर लॉफुली वो क्या है, डज एनीथिंग, किसी के लिए कुछ करता है, डज एनीथिंग फॉर अनदर एंड डिलीवर एनीथिंग टू हिम, उसको कुछ डिलीवर करता है लेकिन उसमें क्या है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है ग्रेटिट्यूसली। ठीक है, तो उस केस में अनदर पर्सन जो उस बेनिफिट को एंजॉय कर रहा है
वो बाद में क्या है, बाउंड है कंपनसेट करने के लिए उस फॉर्मर कंडीशन के लिए, ठीक है। लेटर इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू द फॉर्मर इन रेस्पेक्ट एंड रिस्टोर द थिंग टू बी डन एंड डिलीवर। जो थिंग उसने डिलीवर करी या फिर जो थिंग उसने उस सेकंड पर्सन के लिए की, उस चीज़ को वो रिस्टोर करने के लिए जो उसने बेनिफिट एंजॉय करा उसके लिए। सेक्शन 70 के हम इलस्ट्रेशन फर्स्ट में पढ़ते हैं। ए ट्रेडमैन लीव गुड्स एंड बीज हाउस बाय मिस्टेक। एक ट्रेडमैन है, वो अपने गुड्स को बी के हाउस में बाय मिस्टेक छोड़ देता है, तो बी उन गुड्स को अपने आप का समझ के उसका यूज़ कर लेता है। तो उस केस में क्या है, ही इज़ बाउंड टू पे, तो वो ए को पे करने के लिए क्या है, बाउंड है। बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए सेव्स बीज प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर। फायर से वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टी को बचाता है। तो ए इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू कंपनसेट फ्रॉम बी, तो क्या है, इस केस में ए कंपनसेट नहीं करेगा बी को, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो लॉस से बचा रहा है, वो उसमें कोई बेनिफिट नहीं ले रहा है। तो इस केस में वो उसका ग्रेटिट्यूसली कोई भी एन्जॉयमेंट नहीं करता है। सेक्शन 71 में हम पढ़ते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। इसमें क्या पढ़ते हैं हम, ए पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर। इसमें कोई व्यक्ति है जिसको कोई गुड्स मिलती है जो बिलोंग करती है किसी सेकंड पर्सन से एंड टेक्स देम इन हिज कस्टडी, वो अपनी कस्टडी में उसको ले लेता है एंड सब्जेक्ट टू रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए बैली। तो उस केस में क्या है, वो उस गुड्स को अपनी कस्टडी में ले लेता है उसके एन्जॉयमेंट के लिए, और उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे मिलती है जैसे कि वो एक बेली हो, ठीक है। आगे सेक्शन 72 में हम पढ़ते हैं लायबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड एंड थिंग इज डिलीवर्ड बाय मिस्टेक अंडर क्वेश्चन। तो इसमें क्या बताया गया है, एक व्यक्ति जिसको मनी पेड हुई है, थिंग्स डिलीवर्ड हुई है बाय मिस्टेक के द्वारा या क्वेश्चन के द्वारा, तो उस केस में क्या बताया है, ए पर्सन टू हुम मनी हैज़ बिन पेड एनीथिंग डिलीवर बाय मिस्टेक अंडर क्वेश्चन मे रिपे एंड रिटर्न इट। तो इसमें क्या है, थ्रेटनिंग के बेस पर अगर उस पर्सन से कोई मनी पेड की गई है या फिर कोई थिंग्स डिलीवर करवाई गई है एज ए थ्रेट एंड फोर्स एंड कंसिलमेंट के द्वारा या मिस्टेक के द्वारा, तो उस केस में क्या है, वो उस क्वेश्चन के बेस पर उसको क्या है, रीपे करेगा या रिटर्न करेगा उस प्रॉपर्टी को या फिर उस मनी को जो भी उसने डिलीवर करा है, ठीक है। सेक्शन 72 में हमने ये पढ़ा है। 72 में हम इलस्ट्रेशन आगे पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन ए में हम पढ़ते हैं ए एंड बी जॉइंटली ओज 100 रुपीज़ टू बी। तो क्या है, ए और बी जॉइंटली ओज करते हैं 100 रुपीज़ सी को एंड ए अलोन पे, ए अलोन अकेला ही अमाउंट पे कर देता है सी को, बी नहीं करता है। बी फैक्ट्स को जानते हुए पे करता है 100 रुपीज़ ओवर अगेन सी। मतलब क्या है, ए और बी ने 100 रुपये लिए हैं सी से, लेकिन ए अकेला उस अमाउंट को पे कर देता है। बी इस फैक्ट के बारे में नॉलेज नहीं रखता है और बी दोबारा उस सी को उसकी पेमेंट करता है। तो बी क्या है, बी बाउंड है इस केस में, सी बाउंड है इस केस में बी को अमाउंट पे करने के लिए। बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए रेलवे कंपनी रिफ्यूज टू डिलीवर ऑफ सर्टेन गुड्स टू कंसाइनी एंड एक्सेप्ट अपॉन द पेमेंट ऑफ इलीगल चार्ज ऑफ कैरेज द कंसाइनी पेज द सम चार्जर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द गुड्स ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर सो मच ऑफ द चार्जेज एज वेल इलीगल एक्सेसिव। तो इसमें क्या है, एक्सेस रूप में क्या है, एक्सेस केस में उससे क्या है अमाउंट पेड किया गया है, तो इस केस में क्या है, वो मनी को उसको रिटर्न करना पड़ेगा रेलवे कंपनी को, ठीक है। चैप्टर 6 में हम आते हैं। चैप्टर 6 में हम पढ़ते हैं ऑफ द कंसिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने के कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, जो हम सेक्शन 73 से पढ़ेंगे। 73 सेक्शन में हम पढ़ते हैं कंपनसेशन फॉर लॉस एंड डैमेज कॉज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, उससे कोई लॉस और डैमेज होता है, तो उसकी कंपनसेशन कौन देगा या फिर किस बेस पर होगी, ठीक है। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ब्रोकन द पार्टी हु हैज़ सफर फ्रॉम बाय ब्रीच एंड इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज़ ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो पार्टी उस ब्रिज से सफ़र कर रही है वो उस पार्टी से कंपनसेट हो सकती है या फिर जो क्या है अमाउंट रिलीफ का ले सकती है जिसने कि उस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रोक करा है, ठीक है। कंपनसेशन फॉर लॉस एंड डैमेज कॉज बाय हिम देयर एंड वेयर नेचुरली अराउज इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग।
क्या उसने क्या है, सेकंड पार्टी ने क्या है, उसने ब्रिज की कंडीशन में यूजुअल हावर्स में, मतलब सॉरी यूजुअल कोर्सेज में करा, मतलब ऐसी सर्कमस्टांसेज में कि उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रिज हो जाए, तो इस केस में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रोक हो गया, तो उस केस में क्या है, जो सफ़र वाली पार्टी है वो अपने आप को कंपनसेट कर सकती है ब्रोकन वाली पार्टी से, ठीक है। विच द पार्टी न्यू दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट इज लाइकली टू रिजल्ट ब्रिज ऑफ इट, और पार्टी ये जानती थी कि वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट उसके द्वारा, दूसरी पार्टी के द्वारा ब्रीच हुआ है, ठीक है। सेक्शन 73 में हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो लॉस और डैमेज हुए हैं उसके कंपनसेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, सच कंपनसेशन इज नॉट टू बी गिवन बाय रिमोट इनडायरेक्टली लॉस एंड डैमेज सस्टेन बाय रीजन ऑफ ब्रीच। तो इसमें क्या है, हमें एक प्रोविजो बताया गया है, एक एक्सेप्शन, कि ऐसी कंपनसेशन वो नहीं दी जाएगी। किस केस में नहीं दी जाएगी, रिमोट वाले केस में या इनडायरेक्टली लॉस और डैमेज। अब दोनों पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट करा, कॉन्ट्रैक्ट के केस में एनफोर्समेंट भी हो गया, लेकिन बाय इन मिस्टेक बोथ ऑफ द पार्टीज़ अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता है तो उनमें क्या है, दोनों की एक्सप्रेस कंडीशन नहीं होती, तो वो रिमोटली होती है, तो उस केस में क्या है, दोनों ही पार्टीज़ उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, और उसमें इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो इवन एनी ऑफ द पार्टी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो कंपनसेशन इज नॉट बी गिवन, ठीक है। आगे हम इसमें पढ़ते हैं, कंपनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। कंपनसेशन क्या है, कंपनसेशन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है तो उस केस में सफ़र वाली पार्टी को कंपनसेट करने का जो पार्ट है, उस केस में क्या है, उसको वो ओब्लिगेशन से डिस्चार्ज करने का ये हमें पार्ट बताया है, जो रिजेंबल करता है उस कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होता है, ठीक है। व्हेन एन ओब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कोई ओब्लिगेशन जो अराइज हुआ है, जो रिजेंबल हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट से, जो क्रिएट हुआ था किससे, इनक्योर्ड एंड हैज़ बीन डिस्चार्ज, जो कि डिस्चार्ज हुआ था इंजर्ड बाय द फेलियर एंड डिस्चार्ज। हम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसमें कोई लॉस और इंजरी या डैमेज हुआ है, तो उस केस में क्या है, जो पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रोकन किया है या ब्रीच किया है, तो उस केस में जो पार्टी ने ब्रोकन किया है उसका ओब्लिगेशन हो जाएगा कि वो उस कंपनसेशन, वो सफ़र वाली पार्टी को कंपनसेट करे, और वो उस पार्ट को रिजेंबल करता है कि वो उसके ओब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ एंटाइल्ड टू रिसीव द सेम कंपनसेशन फ्रॉम द पार्टी इन डिफ़ॉल्ट। अगर वो उस केस में डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या है, अगर उसके फेलियर होता है डिस्चार्ज करने में, कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी या ओब्लिगेशन का डिस्चार्ज नहीं होता है, तो वो ब्रोकन वाली पार्टी भी कंपनसेशन रिसीव कर सकती है सफ़र वाली पार्टी से डिफ़ॉल्ट करने पर, ठीक है। आगे आते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं। In estimating the loss and damage arising from breach of contract, the means which existing of remedying and the inconvenience caused by non-performance of contract must be taken into account। इसमें बताया है कि अगर कोई लॉस और डैमेज को हम एस्टिमेट करते हैं, अकाउंट्स में लेते हैं उस केस को, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच के कारण जो लॉस और डैमेज हुआ है, जो क्या है, एग्जिस्टिंग ऑफ रेमेडिंग पर्पज से हुआ है वो, तो अगर उसमें कोई इनकन्वीनियंस होता है कॉन्ट्रैक्ट के नॉन परफॉर्मेंस करने में, तो हम उस लॉस और डैमेज को एस्टिमेट करके वो अमाउंट, जो भी कंपनसेशन सफ़र वाली पार्टी को मिलना चाहिए, वो उस ब्रोकन वाली पार्टी से पेड कर देंगे, ठीक है। आगे हम इसके लेसन में हम पढ़ते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एंड डिलीवर 50 मोन्स ऑफ सेल पेटर to B at a certain price to be paid on delivery. A bricks is promised. B is entitled to receive from A by the way of compensation and the sum, if any, by which the contract price falls short of the prices for which B might have been obtained 50 mounts of saltpeter of like quality at the time when the saltpeter ought to have been delivered। इसमें क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है उस 50 मोन्ट सालपेटर को सेल करने का बी को सर्टेन प्राइस पर, और पेड करता है डिलीवर पर, और क्या है, ए उस केस में क्या है, उस प्रोमाइस को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो बी उसमें एंटाइल्ड होगा ए से कंपनसेशन लेने के लिए सम में, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्राइस अगर वो फॉल शॉर्ट हो जाता है, मतलब वो प्राइस क्या है, गिर जाता है उस चीज़ का, तो क्या है, बी माइट हैव बीन ऑब्टेन, और बी को क्या है 50 मोन्ट्स मिले हैं सॉल्पेटर लाइक क्वालिटी एट द टाइम व्हेन द
तो उसको क्या है, उस केस में जो मतलब प्राइस था उस केस में उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। जो प्राइसेस शॉर्ट में गिरे थे या फिर बी को जिस केस में एंटाइल्ड होना था उस केस में मिल जाएगा, मतलब जिस अमाउंट या लेवल तक जो रेंज उसमें बताई गई थी उस हिसाब से। ठीक है, इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए हायर बी शिप टू गो टू बॉम्बे, देयर टेक ए बोर्ड ऑन द शिप ऑफ जनवरी ए कार्गो विच ए इज टू बी प्रोवाइड एंड टू ब्रिंग इट टू द कोलकाता। इसमें क्या बताया गया है, एक हायर करता है बी की एक शिप को जो बॉम्बे जाने वाली है बोर्ड पर लाने के लिए ऑन द 1 जनवरी कार्गो, मतलब उसमें कार्गो लाने के लिए। ठीक है, और जिसमें कि ए क्या है प्रोवाइड कर देता है और वो क्या है ले आता है उसको कोलकाता से, एंड फ्रेट टू बी पेड व्हेन अर्न, जो उसने उससे कमाया था उसको पेड कर देता है। बी शिप डज नॉट गो टू बॉम्बे, तो क्या है बी की शिप बॉम्बे नहीं जाती है, बट ए हैज़ अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोक्योरिंग सुटेबल कन्वीनियंस फॉर द कार्गो एंड ओपन द टर्म ऑफ एडवांटेज एज दोज on which he has been charted of the ship, and A avail himself of often opportunity but it to be trouble and expenses. Doing so A is entitled to receive the compensation from B in respect of trouble and expenses. A इसमें क्या है, A हायर करा B की शिप को कि वो बॉम्बे जाए बोर्ड पर 1 जनवरी को, उसके लिए कार्गो लेके आए, A उसको प्रोवाइड कर देता है, वो बॉम्बे से आ जाती है। उसके केस में B क्या है, B उस शिप को बॉम्बे नहीं भेजता है, लेकिन A की अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने कन्वीनियंस के लिए उस कार्गो को प्रोक्योरिंग करवा ले और उस एडवर्टाइजमेंट को जो उसने शिप पे चार्टेड करा था। और एक ही अपॉर्चुनिटी है कि वो जो ट्रबल या एक्सपेंसेस जो उसने करे हैं वो बी से कंपनसेट ले सके। ठीक है, इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाई ऑफ बी at a stated price of 50 mounds of rice. No time is being fixed for delivery. A afterwards inform B that he will not accept the rice if the tender by him. A कॉन्ट्रैक्ट करता है B से कि वो 50 mounds राइस लेना चाहता है फिक्स प्राइस पर। इसमें फिक्स प्राइस नहीं दिया गया है। बाद में ए इन्फॉर्म करता है बी को कि वो राइस को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है जो उसके द्वारा टेंडर्ड है। बी इज एंटाइल टू रिसीव फ्रॉम ए, लेकिन बी उस केस में क्या है एंटाइल करता है कंपनसेशन, क्योंकि एज ए अमाउंट इन द कोर्स ऑफ डिलीवरिंग, तो उसने क्या है उसको इंटरप्ट करा है, ऑब्स्टेकल करा है, तो उस केस में वो उसको कंपनसेशन ले सकता है। ठीक है, डी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाई बी शिप बाई 60,000 रुपीज़ बट ब्रेक्स हिज प्रोमाइज। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी की शिप को खरीदने का 60,000 रुपीज़ में और बाद में वो प्रोमाइज को तोड़ देता है, तो ए मस्ट क्या करेगा, ए बी को पे करेगा उस कंपनसेशन के लिए। ठीक है, इलस्ट्रेशन में हम आते हैं एक ओनर है बोट का, कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से एक कार्गो लेने का जो जूट का है ऑफ मिर्ज़ापुर से फ्रॉम द सेल ऑफ प्राइस एंड स्टेटिंग स्पेसिफाइड डे पर। तो बोट क्या है सम अवॉइडेबल कॉज के कारण डज नॉट स्टार्ट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, और वो क्या है स्टार्ट नहीं हो पाती है, बोट चल नहीं पाती है। वेयर बाई द अराइवल ऑफ द कार्गो मिर्ज़ापुर इज डिले, तो उस केस में क्या है मिर्ज़ापुर में पहुंचने में उस जूट को क्या है डिले हो जाता है। तो उस केस में क्या है आफ्टरवर्ड उस डेट पर क्या है अराइवल क्या है जूट का प्राइस क्या हो जाता है फॉल हो जाता है, मतलब वो उसके शॉर्ट टाइम पीरियड पर चला जाता है कि उसका जो प्राइस पहले था जिस लेवल पर उससे गिर जाता है। तो उसमें बी क्या है बी कुड हैव ऑब्टेन, उस कार्गो को ऑब्टेन कर सकता है और बाद में क्या है उसको कंपनसेट लेने के लिए बी एंटाइल्ड है। ठीक है, बी एंटाइल्ड है। ठीक है, एफ इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए कॉन्ट्रैक्ट टू रिपेयर बीज हाउस इन सर्टेन मैनर एंड रिसीव पेमेंट इन एडवांस एंड ए रिपेयर्स द हाउस बट नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द बी। तो उस केस में क्या है बी रिकवर करता है ए से कॉस्ट ऑफ मेकिंग रिपेयर एंड कंफर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिस बेस पर उसने उस हाउस को क्या है रिपेयर करा, जो उसने एक्सपेंसेस या फिर जो भी उसने खर्चा लगाया उस केस के लिए वो उससे कंपनसेशन ले सकता है। आगे इलस्ट्रेशन इसी प्रकार के दे रखे हैं। अब हम आगे आते हैं सेक्शन की तरफ, जो हम सेक्शन पढ़ने वाले हैं इसमें हमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, तो हमें सारे इलस्ट्रेशन पढ़ने हैं, एक बार रीड आउट तो जरूर करने हैं। आगे आते हैं सेक्शन 74 में, जिसमें हम पढ़ते हैं कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेट फॉर। इसमें क्या बताया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच के लिए अगर
ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में, अगर ब्रोकन पार्टीज उस कंपनसेशन को देने में अगर वो डिले करती है तो उसकी पेनल्टी में क्या जो कंडीशन है वो हमें सेक्शन 74 में बताई गई है। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ब्रोकन, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकन हुआ है, इफ़ ए सम इज नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट द अमाउंट इज टू बी पेड, उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के लिए कोई अमाउंट पेड हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट कंटेन अदर स्टिपुलेंट्स बाय द वे ऑफ पेनल्टी। लेकिन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के लिए जो अमाउंट पेड हुआ है, अगर वो अमाउंट में क्या है अल्टरनेटिव कंडीशन है, क्या तो आप अमाउंट पेड कर लो या फिर आप पेनल्टी ले लो, तो उस केस में क्या है पार्टी कंप्लेन कर सकती है ब्रीच के लिए, ठीक है। और वेदर एंड नॉट एक्चुअल डैमेज एंड लॉस इज प्रूव्ड टू हैव बीन कॉज्ड देयरबाय एंड रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज बीन ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रीजनेबल एक्सपेंसेस नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो नेम्ड, तो क्या है वो कंपनसेशन उस अमाउंट से एक्सीड नहीं होगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट के ब्रोकन के टाइम पर उसको लॉस या डैमेज हुआ था, ठीक है, या फिर उससे पेनल्टी भी उससे एक्सेस नहीं होगी, ठीक है। सेक्शन 74 में हमें ये बताया है। इसके एक्सप्लेनेशन में हमें बताया है ए स्टिपुलेशन फॉर इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द डिफॉल्ट मे बी स्टिपुलेशन बाय द वे ऑफ पेनल्टी। अगर कोई इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज किस केस में हो रहा है, अगर कोई लॉस और डैमेज हुआ है तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होने में लॉस डैमेज हुआ है तो उसके साथ में अगर कोई पेनल्टी है, उसकी कोई रेट में इंक्रीजमेंट हुआ है तो उस बेस पर ही उसको पेमेंट होगी, ठीक है। एक्सेप्शन में पढ़ते हैं हम, व्हेन एनी पर्सन एंटर्ड इनटू ए बेल बॉन्ड, अगर कोई व्यक्ति बेल बॉन्ड में एंटर करता है रिकॉग्निजेंस में या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेम नेचर, मतलब या बेल बॉन्ड या रिकॉग्निजेंस या अदर इंस्ट्रूमेंट एज लाइक दिस, तो अंडर द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ एंड अंडर द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट गिव एनी बॉन्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी एंड एक्ट इन विच द पब्लिक आर इंटरेस्टेड इज लाइबल, तो क्या है वो लाइएबल होगा अपॉन द ब्रीच ऑफ द कंडीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट के लिए या फिर बेल बॉन्ड के लिए या फिर रिकॉग्निजेंस के लिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की रूलिंग के हिसाब से या प्रोविजन के हिसाब से पेमेंट करने के लिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन सेकंड में हम पढ़ते हैं, ए पर्सन हु एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है गवर्नमेंट के साथ लेकिन डज नॉट नेसेसरली देयर बाई अंडरटेक एन पब्लिक ड्यूटी, लेकिन वो कोई क्या है पब्लिक ड्यूटी नहीं लेता है कि उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी या ओब्लिगेशन नहीं मानता है, वो किस बेस पर गवर्नमेंट के बेस पर, और प्रोमाइज टू डू एनी एक्ट या फिर किसी कार्य को करने के लिए कोई प्रोमाइज नहीं देता है जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो वो उस केस में पेएबल नहीं होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू पे बी 1000 इफ ही फेल्स टू पे, अगर वो बी को पे करने में 500 रुपीज़ ऑन गिवन डे पर जो उसने फिक्स डेट दी थी उस डे पर देने में, तो ए फेल्स टू पे 500 ऑन दैट डे, उस डे पर, तो बी एंटाइल होगा रिकवर करने का बी से कंपनसेशन जो 1000 रुपीज़ का एक्सीड नहीं होगा, ठीक है। बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं, a contract with B that if apprentices as a surgeon within Kolkata he will pay B and 5000 rupees. A apprentices as a surgeon in Kolkata, B is entitled to compensation for not exceeding, इसमें भी वही कंडीशन बताई गई है कि वो 5000 रुपीज़ से एक्सीड नहीं होगा। सी इलस्ट्रेशन में हमें बताया है, A gives a recognizance binding on him a penalty of 500 and appear in the court on a certain day, अगर उस पर पेनल्टी है, कोर्ट में अगर अपीयर नहीं होता है तो 500 की पेनल्टी है, और क्या है उसका जो बॉन्ड है वो फॉरफेच हो जाएगा, तो उस केस में क्या है वो लाइबल होगा होल पेनल्टी को पेमेंट करने के लिए, ठीक है। डी इलस्ट्रेशन में हमें बताया है, A gives B a bond for the repayment of 1000 within the interest of 12% and at the end of 6 month, मतलब 1000 रुपीज़ के इंटरेस्ट पर वो 1000 रुपीज़ के बेस पर वो 12% का इंटरेस्ट देगा 6 मंथ में, विथ स्टिमुलेशन इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो इंटरेस्ट पेएबल होगा 75% फ्रॉम द डेट ऑफ द डिफ़ॉल्ट दिस स्टिपुलेशन बाय द वे ऑफ पेनल्टी, तो क्या है उस केस में बी इज एंटाइल्ड टू रिकवर उस ए से कंपनसेशन लेने के लिए, ठीक है। आगे इलस्ट्रेशन इसी प्रकार के दे रखे हैं, तो हमें सारे इलस्ट्रेशन एक बार रीड आउट करने हैं। आगे आते हैं हम सेक्शन 75 की तरफ, जिसमें हम पढ़ते हैं, पार्टी राइटफुली रेस्काइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइल्ड टू कंपनसेशन, अगर कोई पार्टी है जो राइटफुली रेस्काइंड करती है कॉन्ट्रैक्ट को
कि वो क्या है क्लेम कर सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड करने के लिए, तो उस केस में क्या है वो कंपनसेशन एंटाइल्ड कैसे करेगी। इफ ए पर्सन हु राइटफुली रेस्काइंडिंग ए कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइल्ड टू कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज विच ही हैज़ बीन सस्टेन्ड फ्रॉम नॉन फिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो क्या है पार्टी क्या है, दो पार्टीज हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा, तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अल्टरनेटिव प्रोविजन है या रिन्यूवल है या कुछ अल्टरनेटिव कुछ ऐड करना है, तो उस केस में क्या है एवरी पार्टी हैज़ एन राइट टू अराइज एन इशू एन ऑब्लिगेशन। तो उस केस में क्या है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या है रेस्काइंड कर सकती हैं और उसके लिए कंपनसेशन ले सकती हैं। तो इस केस में क्या है, इसी केस में वही बताया है कि नॉन फिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो पार्टी क्या है वो उससे मतलब कंपनसेशन ले सकती है डैमेज के लिए। ठीक है, इसमें इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए सिंगर कॉन्ट्रैक्ट विद बी द मैनेजर ऑफ द थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर फॉर 2 नाइट्स। मतलब वो क्या है प्रत्येक एवरी वीक पे 2 नाइट में गाने के लिए थिएटर में कॉन्ट्रैक्ट करता है ए बी के साथ में जो मैनेजर है। ठीक है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ मतलब अगले 2 महीने तक बी इंगेज टू पे हर, और वो क्या है बी जो मैनेजर है वो ए को प्रॉमिस करता है कि वो उसको पे करेगा एवरी नाइट के लिए 100 रुपीज़ फॉर ईच नाइट परफॉर्मेंस के लिए। ऑन द 6 नाइट पर ए विलफुली एब्सेंट हो जाता है थिएटर से, बी उस केस में क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड कर सकता है और उस केस में क्या है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है उस डैमेज के लिए या फिर नॉन फिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, आगे हम इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, जो हमें 68 से 77 तक के प्रोविज़न बताए गए हैं। टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होंगे जिनमें क्या है कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किस बेस पे हो रहा है कि परफॉर्मेंस हो रहा है एज ए पार्ट के रूप में और नॉन परफॉर्मेंस हो रहा है एज ए पार्ट के रूप में। ठीक है, तो इसमें क्या है 68 में सप्लाई टू इनकेपेबल पर्सन है, 69 में है पेमेंट टू इंटरेस्टेड पर्सन है, 70 में है ऑब्लिगेशन फॉर नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट के लिए है। ठीक है, इसमें आगे बताया है अदर रिलेटेड ऑब्लिगेशन जो 71 से 72 तक दिए गए हैं, जिसमें हमें 68 में रिस्टोरेशन बताया गया है, 60 में हमें बताया गया है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर्स के बारे में, सॉरी इसमें 70 आना चाहिए था। आगे बताया है 72 में मनी पेड ऑन थिंग्स डिलीवर बाय मिस्टेक एंड कॉशन। ठीक है, दिस सेक्शन डिफाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन फॉर मॉडिफाइंग फॉर्म एंड क्वालिटी फॉर गुड कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, आगे ये क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है, आगे वाले प्रोविज़न हम आगे की क्लास में डील करेंगे। सो दिस क्लास इज़ हेल्पफुल फॉर योर जुडिशियल एंड लीगल सर्विसेज एग्जाम एंड लाइक सब्सक्राइब माई चैनल लीगल फैक्ट्स। थैंक यू।